वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा 11वां सेशन है। लास्ट टाइम अब जब हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप कर देता हूँ मैं, क्योंकि काफी एक महीने का गैप आ गया अब लास्ट टाइम के लेक्चर से आपको। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज अ वर्ल्ड व्यू एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू यानी कि द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड एंड द रियलिटी। जो कुछ भी है आप और आपके अलावा कायनात में, एवरीथिंग आप उसको कैसे, क्या एंगल से देख रहे हैं, क्या लेंस से देख रहे हैं आप, उसका अप्रोच क्या है आपके पास, इट इज ऑल डिटरमाइंड बाय योर वर्ल्ड व्यू। मुस्लिम का एक वर्ल्ड व्यू अलग रहता है, इट इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय द कुरान एंड सुन्ना। और जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनका वर्ल्ड व्यू अलग रहता है, उनका अपने कल्चर के लिहाज से, अपने रिलीजन के लिहाज से, अपने डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू जो आजकल दुनिया में जो वेस्टर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके लिहाज से रहता। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, ये बंद कर दो। What is important is that we must, as a Muslim, we must have a purely Islamic worldview. It's very important. क्योंकि अगर से हमारे वर्ल्ड व्यू में दूसरे फॉरेन आइडियोलॉजीज का मिक्सचर हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो फिर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। और हमारा अप्रोच जो लाइफ को है, लाइफ की तरफ है, या अपने इंसान के सक्सेस या फेलियर के ताल्लुक से कॉन्सेप्ट से है, खुद इंसान के अपने वजूद के ताल्लुक से है, खुदा के ताल्लुक से है, मजहब के ताल्लुक से है, दूसरे इंसानों से ताल्लुकात के ताल्लुक से है, मोरालिटी के ताल्लुक से है, फिलोसफी के ताल्लुक से है, हर चीज के लिहाज से जो इंसान का जो आउटलुक रहता है वो टोटली जो है अलग हुआ था। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव a complete pure worldview of Islam based upon Quran and Sunnah, and it should be without any pollution from other things. It should not be under the influence of Western ideologies and Western thinking. और इसकी importance ये भी है कि unless you have a pure Islamic worldview, you keep having getting doubts about Islam. आज जो मॉडर्न जमाने में जो लोगों को बहुत से इस्लाम के बारे में डाउट्स आते हैं, उसकी मेन वजह यह है कि बाहर के जो दूसरे वर्ल्ड व्यूज है उसके हम अलग अलग कंपोनेंट्स को हम जो है अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते, बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द पॉपुलर कल्चर, and because of the dominant ideologies around us. So, because of this impact of the foreign elements on our minds, we tend to get confused. एंड देन जब एक अब इस्लाम में एक अपनी एक वर्ल्ड देता अपने को, और जो है दूसरे आइडियोलॉजीज अपने अलग लोगों के वर्ल्ड से कंपोनेंट्स है, अगर से उसमें हम फॉरेन कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया अपन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, तो अंदर जाके जो है माइंड में अपने जो है क्लैश होता, इट क्रिएट्स ए कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड ए डिस्प्यूट इनसाइड। तो वो कंफ्यूजन इंसान के अंदर जो क्रिएट हुआ। So to get rid of this confusion and to understand Islam from its own basis, we should have first of all understanding of what is an Islamic worldview and what are the other worldviews, and basically what is a worldview. तो हम लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि वर्ल्ड व्यू के जो है किसी भी वर्ल्ड व्यू के 8 कंपोनेंट्स रहते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है ऑन्टोलॉजी। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, आप लोग जो है जस्ट मैं इसलिए आप लोगों के ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आई वांट यू टू ऑल बी अ अवेयर मुस्लिम। ये जो हम क्लासेस रख रहे हैं ये जस्ट एक आम इस्तेमाल का टाइप के क्लासेस नहीं है। यहाँ पे हम जो है थोड़े अच्छे वाकयात बोले आपको, जिससे आप लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन आ जाए, और या थोड़े से सीरत के वाकयात या साहबा के वाकयात सुन लिए अपन, या कुछ अहादीस या खुद कुरान के आयतें सुन लिए और चले गए। ये कॉमन इस्तेमाल पे तो हम लोग ये सुनते रहते, राइट, नमाज के मसाइल पढ़ लिए या ये दूसरी चीजें, ये लॉट ऑफ थिंग्स पीपल नो ऑलरेडी, एंड even those things which are this information, general information you will get from others, from other sources. But ये हम अगर से थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल लेवल अपना थोड़ा हाई करें, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी, आप लोग अक्सर जो है मेडिकल स्टूडेंट्स है, सो यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स इन द फ्यूचर, यू आर गोइंग टू बी द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, यू आर गोइंग टू बी द थॉट लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, है ना। तो इंटेलेक्चुअल कमांड जो है मिल्लत की आपके हाथ में रहती, यू शुड अंडरस्टैंड योर रोल। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि एज ए डॉक्टर हम लोगों को ट्रीट करेंगे और दवाएं देंगे और इलाज करेंगे और खत्म, बात उतना ही नहीं। वो एक अपना हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोफेशन का, एंड दैट्स करेक्ट, वो तो करना है हमको सही तरह से। उसके अलावा भी गोइंग बियॉन्ड दैट,
हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन who has studied for so many years and years of studies, हमको जो है अल्लाह ताला ये मौका दिया, ये हमको जो है इंटेलेक्चुअल सलाहियतें दिया अल्लाह ताला हमको, कि हम एक हायर लेवल पे जाके चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। तो आज जो लाइफ है हमारी, मॉडर्न लाइफ है और उसके जो चैलेंजेस है, उसके उसके क्या जो है इंटेलेक्चुअल बेसिस है, उसका बैकग्राउंड क्या है, जिसके वजह से आज जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं एज मुस्लिम कम्युनिटी आज के जमाने में, और ये मॉडर्न इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के दौर में रहते हुए हम कैसा उसको फेस कर सकते हैं एज अ मुस्लिम, एंड हाउ वी कैन प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर फेथ इन दिस मॉडर्न टाइम्स। तो ये हमको जो है विदाउट हैविंग पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड वी वोंट बी एबल टू फेस दिस। तो इसमें और थोड़ा सा एक बेसिक फिलोसफी की अंडरस्टैंडिंग इसके लिए जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ल्ड व्यू की जो कंपोनेंट्स है, तो सबसे पहला कंपोनेंट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि इल्मुल वजूद, यानी कि वॉट एवर जितना भी एग्जिस्टेंस है, जो भी रियलिटी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं आप इसके अंदर। ये डिटेल में आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज जस्ट वी आर गोइंग थ्रू रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास, ये लास्ट लेक्चर में है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग फिर से जाकर सुन लीजिए पूरी, इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग डील करें। जस्ट क्विकली एक 10 मिनट में आप लोगों को पूरा रिवाइज करके देन विल गो टू टुडेस टॉपिक इंशाल्लाह। सो ऑन्टोलॉजी का मतलब आप जो भी रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, इज गॉड एग्जिस्टिंग और नॉट, डज मैन एग्जिस्ट और नॉट, ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो एक फिलोसॉफिकल लेवल पे जो है इसका डिस्कशन रहता है इसके अंदर, ये फील्ड में। So once you answer the question logically that God exists, then the next step comes of theology. Theology is the study of God. Theology के अंदर ये पढ़ते हैं हम कि खुदा कौन है, उसके सिफात क्या है, उसकी जात क्या है, और उसका हमारे से ताल्लुक क्या है ना। तो एवरीथिंग अबाउट गॉड उसके अंदर आती है। ये पूरे अकायद के जो है टॉपिक्स है इसके अंदर, पूरे प्योरली जो इल्मुल कलाम जो है इस्लाम का, उसके अंदर पूरा डिस्कशन रहता है इसका। फिर नेक्स्ट जो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स सोर्सेस। किसको हम इल्म बोलते हैं इस्लाम में? इल्म कहाँ से हासिल हो सकता? क्या सिर्फ जो है हमारे 5 सेंसेस से जो आता वो इल्म है, या सिर्फ जो हम रेशनली जो लॉजिकली जो डिड्यूस करते हैं वो इल्म है खाली, या जो वही से जो आता इल्म वो भी इल्म है? ये इसमें इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में और मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी में काफी जो है डिफरेंसेस है, इसके वजह से ये पूरा जो है अप्रोच पूरा चेंज हुआ था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग ये चीजें पूरे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मैन, इंसान आखिर है क्या, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, उसका मकाम क्या है सोसाइटी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर उसका क्या मकाम है, अल्लाह ताला उसको क्यों पैदा करा, राइट। और दूसरे इंसानों को इंसान कैसा रिलेट करना, इंसान की सोसाइटी और इंसान का कल्चर कैसा फॉर्म होता, ये पूरी चीजें जो है एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हाउ इस्लाम अप्रोचेस एंथ्रोपोलॉजी, ये पूरे वी हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। फिर नेक्स्ट है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पर्पस। कोई भी चीज का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इंसान का मकसद क्या है, कायनात का मकसद क्या है, जितने भी मखलूक़ात जो हम देख रहे हैं आसपास, उसका मकसद क्या है। हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ने का मकसद क्या है, हर चीज का मकसद है। अगर से मकसद के बारे में आपको मालूम नहीं रहा तो फिर आप सिर्फ भटकते रहते, राइट। तो ये मकसद का जो इसके स्टडी रहती है, इन डेप्थ फिलोसॉफी जो रहती है उसकी, दैट इज कॉल्ड एज टेलियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है मोरालिटी एंड एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज एथिकल थिंग। अब बोलते हैं मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है ये बोलते हैं बात। तो हु डिसाइड्स व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज मोरल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कौन डिसाइड करता भाई? क्या आप और मैं जैसे इंसान बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, या अल्लाह ताला डिसाइड करता है चीज, है ना। सबके लिए क्या मोरालिटी सेम रहती, या हर एक के लिए अलग अलग रहती? ये पूरे क्वेश्चंस दे आर डेल्ट विद इन मोरालिटी। एंड व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल, क्या हम अकल से जान सकते हैं कि मोरल क्या है, इमोरल क्या है? नेक्स्ट कम्स लॉ एंड पॉलिटिक्स। लॉ बनाने का हक किसको है? क्या इंसान पूरे वोट डाल के वो लॉ बना सकते हैं अपना, या सिर्फ अल्लाह ताला को हुक्म का हक है कि लॉ बनाए इंसानों के लिए? और लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करना, कैसा करना, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहना, लोगों को पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल राइट्स क्या है लोगों के,
उसके लिमिट्स क्या है पॉलिटिकल राइट्स के, ये पूरे वेरी करते हैं। देखिए व्हेन वंस यू डिसाइड, इवन पॉलिटिकल राइट्स का भी आप आंसर कर दिया ना क्वेश्चन, तो आप आज के जो दुनिया के मेजर आइडियोलॉजी है वो पूरी डिवाइड हो जाती है। इस्लाम का अलग कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स के बारे में, कम्युनिज्म का अलग कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट का अलग कॉन्सेप्ट है, फैसिस्ट का अलग कॉन्सेप्ट है, सेकुलर लिबरलिज्म का अलग कॉन्सेप्ट है, मोनार्की का अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज की दुनिया जो शेप हो रही है ना, ये पूरे वर्ल्ड व्यू के कंपोनेंट्स की तरफ से जो है पूरी दुनिया आज हम देख रहे हैं हमारे सामने। और फिर लास्ट में एस्थेटिक्स, स्टडी ऑफ ब्यूटी। किस चीज को आप खूबसूरत बोलते, किस चीज को आप जो है अगली समझते, आर्ट्स कैसे डेवलप होते, आर्ट्स के क्या लिमिट्स रहना, क्या कोई लिमिट है या नहीं है आर्ट के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर। दुनिया पूरी आज एंटरटेनमेंट के अंदर है। एंटरटेनमेंट हैज बिकम अ बिग थिंग इन द वर्ल्ड टुडे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, है ना, दुनिया पूरी इस पे भाग रही है आज। तो इस्लाम में इसके क्या लिमिट्स है, क्या इस्लाम, हाउ इस्लाम व्यूज दिस आर्ट्स, ब्यूटी एंड एंटरटेनमेंट, एंड हाउ द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स टेक दिस थिंग्स। ये सारी चीजें, तो ये 8 कंपोनेंट्स है जो वर्ल्ड व्यू को डिटरमाइन करते हैं इंसान के। तो ये चीजें अगर जब तक हमारे पूरे चीजें इस्लाम के मुताबिक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब तक नहीं हुए, जब तक वी विल कीप हैविंग डाउट्स। तो इन पूरे चीजों को हम इस्लामिकली समझना पड़ता, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन्टोलॉजी, एग्जिस्ट क्या करता क्या नहीं करता, इंसान क्या है, इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है, खुदा की एग्जिस्टेंस क्या है, ग्रेड्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, जब से लेके आखिरी में व्हाट इज ब्यूटी। ये पूरे क्वेश्चंस जब तक हम आंसर नहीं करें इस्लामिकली और उसका कॉन्सेप्ट समझे नहीं हम इस्लामिकली कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जब तक जो है हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है हमारी डेवलप नहीं होती बराबर से, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू डेवलप नहीं होता। तो जब वर्ल्ड व्यू डेवलप नहीं हुआ तो फिर इंसान जो है ही विल कीप getting confusion, he'll keep having problems in understanding and dealing with the world. So, और आज की ये बात क्लियर है, हम समझना चाहिए बात कि आज की जो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू क्या है दुनिया में पूरी, क्या वो इस्लाम है? अनफॉर्चुनेटली नो, है ना। अनफॉर्चुनेटली आज की डोमिनेंट जो वर्ल्ड व्यू है दुनिया के अंदर सारी, वो है मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। चाहे वो जापान क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका में क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका यूरोप में क्यों ना हो, पूरी दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड वेरियस जो वेरिएशंस है मुख्तलिफ मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के, वही जो है चल रहे हैं। और मुसलमान भी अनफॉर्चुनेटली टू ए लार्ज एक्सटेंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिए। और खास तौर पे सोसाइटल लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, एजुकेशनल सिस्टम के लेवल पे, ये पूरी चीजें जो है हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के लिहाज से आज सिर्फ चंद अकायद के लेवल पे, चंद इबादत के लेवल पे और थोड़े से कस्टमरी एक्शन जैसे हम निकाह तलाक वगैरह थोड़े से, उन चीजों के ताल्लुक से हम जो है सिर्फ लिमिट हो गए अपने दीन के मामले में। उसके अलावा जो है पूरा एवरी प्रैक्टिकल लाइफ के इशू को हम जो है पूरा मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के लिहाज से हम कर दिए। सो इन दिस वे वी आर एक्चुअली हैविंग ए मिक्सचर ऑफ वर्ल्ड व्यूज टुडे। तो इसको जब तक हम प्यूरिफाई नहीं करें, जब तक हम ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के अंदर खास तौर पे और मुस्लिम सोसाइटी के अंदर आम तौर पे जब तक प्योर इस्लामिक वर्ल्ड व्यू को हम आम नहीं करें और ये मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के इम्पैक्ट्स को हम समझ के उसको अलग नहीं करें अपने से, जब तक जो है हम लोग वी विल नॉट बी एबल टू अचीव प्योर इस्लामिक कम्युनिटी। और हमारे जो मसाइल है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व नहीं होते। आज जो मुसलमान गुलामी में है पूरी दुनिया के अंदर, बेसिकली देखना बोलने के लिए तो वी हैव 56 और 57 मुस्लिम कंट्रीज independent so called, but ultimately they are all slaves of the western paradigm। जो वेस्टर्न पैराडाइम है, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है, उसके पूरी जो है ना उसके अंदर जकड़े हुए हैं, राइट। एंड वी आर नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू इट, वी आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट, क्योंकि इंटेलेक्चुअली जो है हमारे अंदर जो है ये पूरी चीजें हमको जकड़े हुए हैं, ये चीजें हमारे वर्ल्ड व्यू को जो है पूरे पोल्यूट करके रखें।
सो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह ये मॉडर्न वर्ल्ड व्यू के क्या क्या इम्पैक्ट्स है. इम्पैक्ट्स ऑन रिलीजन, impacts on education, impacts on society and social trends. ठीक है. एंड फाइनली ये पूरे इम्पैक्ट्स का जो फाइनल जो रिजल्ट क्या आता. सो व्हाट डू आई मीन बाय मॉडर्न वर्ल्ड व्यू. मॉडर्निस्टिक वर्ल्ड व्यू क्या है एक्चुअली. यूरोप में आफ्टर जो रिनेसांस का पीरियड है, यानी आप लास्ट एक 200-300 years बैक अगर से आप गए, तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ यूरोप में. इट वाज कॉल्ड एज रिनेसांस मूवमेंट. ठीक है. जब साइंटिफिक डेवलपमेंट से लोग स्टार्ट करे, साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट करे, तो दे दे मूव्ड अवे फ्रॉम रिलीजन. क्योंकि उससे पहले जो है चर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था पूरी सोसाइटी के ऊपर यूरोप में. तो पोप का जो है, पोप वाज द अल्टीमेट पावर इन द यूरोप. इवन जो बादशाह है वो लोग भी जो है पोप करते थे. वो दे डिडंट हैव मच से. पोप जो बोला वो बात सुनना पड़ता था सब. सो बहुत जुल्म करते थे चर्च वाले. एंड वो जुल्म से जो है बेजार होकर यूरोपियन सोसाइटीज जो है, खासतौर पे यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स, वो लोग रेबेल करे चर्च के खिलाफ. एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि चर्च की पावर को जो है टोटली लिमिट कर दिया वो लोग. और जो किंगडम्स जो थे अलग अलग, वो लोग जो है पावरफुल हो गए. और वो लोग अपने चर्च से अपने आप को फ्री करके जो है अपना अलग खुद का लॉ बना लिया वो लोग. तो ये जो पूरा एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में. फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो लोग चुन चुन के जो क्लेर्जी थे पूरों को मारे पकड़ के. और जो ब्यूरोक्रेसी थी उन लोगों को पूरों खत्म करे. उस जमाने के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रूलर्स थे, तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बोल के नए नए स्लोगन्स देके, इंडिपेंडेंस होना, हमारे को फ्रीडम होना बोल के पूरा रेवोल्यूशन आया वहाँ पे फ्रांस में. फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन आया वही जमाने में ऑलमोस्ट. तो ये पर्टिकुलर यूरोप के अंदर एक इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट हुआ लास्ट 200 years बैक. और उसके बाद से जो चेंजेस आए वहाँ की सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, तो उन चेंजेस की तरफ से एक जो वर्ल्ड व्यू बना है उनका, उनका एक कॉन्सेप्ट बना लाइफ का. वो लोग जो है उसके जो मेन वो चीज थी कि खुदा को हटा के इंसान को रख दिया बीच में. यानी पहले जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज में क्या रहता था, गॉड एंड रिलीजन वाज द सेंटर ऑफ द लाइफ. चाहे आप हिंदू सोसाइटी हो, चाहे वो चाइनीज सोसाइटी थी, चाहे वो क्रिश्चियन सोसाइटीज थी, चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी थी, हर दुनिया में हर जगह पे जो है गॉड एंड रिलीजन वेर द सेंटर ऑफ द लाइफ, सेंटर ऑफ थॉट. वो लोग क्या करे आफ्टर रेनेसांस, दे रिमूव गॉड एंड पुट मैन देयर. तो थियोसेंट्रिक बोलते हैं, गॉड सेंट्रिक. थियो मतलब गॉड. तो थियोसेंट्रिक सोसाइटी से जो है इट बिकेम एंथ्रोपोसेंट्रिक. इंसान को सेंटर बना दिया यूनिवर्स का. बोले कि खुदा वुदा कुछ भी नहीं, सब इंसान है. दुनिया पूरी इंसान के लिए है, इंसान जो चाहे कर सकता. वी डोंट नीड गॉड. नौजुबिल्ला. सो ये वन ऑफ द मेन उसका होता. ठीक है. दे रिमूव गॉड फ्रॉम द सेंटर एंड दे पुट मैन इन देयर. तो इंसान के जो ख्वाहिशात है, इंसान जो चाहा उन्हें खुद कर सकता, उन्हें खुद करना. इंसान कैन डिसाइड व्हाट ही हैज टू डू एंड व्हाट हिज गोल इज इन दिस वर्ल्ड. रिलीजन से हमको कोई ताल्लुक नहीं है. तो ये रिलीजन से जो बेताल्लुकी डेवलप करके और खुद दीन को जो है बिल्कुल प्राइवेट लाइफ के अंदर ढकल दिए लोग. कि दीन, रिलीजन शुड बी ओनली इन द चर्च. यू शुड नॉट ब्रिंग रिलीजन इनटू सोसाइटी एंड इनटू गवर्नमेंट एंड इनटू लॉज एंड अदर सिस्टम्स. यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट बोली, जो साइंस बोला वो करेंगे हम बस. मजहब को, मजहबी किताबों को, मजहबी क्लर्जी को, इसमें बिल्कुल कोई जो है रोल नहीं रहना सोसाइटी के अंदर. तो ये सोसाइटी का जो है इस तरह से एक नई सोसाइटी वजूद में आई. एक नया कल्चर, नया सिविलाइजेशन वजूद में आया यूरोप में. एंड देन दिस वाज, उसके बाद में यूरोप जो है दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन्वेट करा, कोलोनाइज करा. जैसे इंडिया में गुलाम बनाया इंडिया को, वैसे जो है दुनिया के पूरे मुस्लिम कंट्रीज को गुलाम बनाया, अफ्रीका को पूरे गुलाम बनाया, एशिया के बहुत से कंट्रीज को गुलाम बनाया.
So this way they spread their own education system, and through education system they spread their worldview everywhere. और वो लोग अपने इमेज में पूरी दुनिया को जो है ढाल दिए फोर्सिबली, पॉलिटिकल सिस्टम के लिहाज से, इकोनॉमिक सिस्टम के एतबार से, एजुकेशन सिस्टम के एतबार से, और सोशल कल्चर के एतबार से, हर लिहाज से पूरी दुनिया को अपने इमेज में वो लोग ढाले, बिकॉज दे वर रूलिंग एवरीवेयर. और जब वो लोग गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, देन द होल स्ट्रक्चर रिमेन देयर, बिकॉज जो एलिट को लोग ट्रेन करके गए थे, वो लोग के अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपनी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, वो लोग जो है अपने पावर को जो है वो लोगों को पास ऑन करके चले गए जाते वक्त अंग्रेज. तो रूलिंग जो क्लास पूरी बनी थी उन लोगों के तरबियत के अंदर, अंग्रेजों की तरबियत के अंदर, दे कंटिन्यू टू रूल द वर्ल्ड. हर कंट्री को, अफ्रीका में हो, एशिया में हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, हर जगह. That's why the modern Western worldview has become dominant throughout the world. तो लेट्स सी इसके क्या इम्पैक्ट जो है आज की सोसाइटी के ऊपर हम देख सकते हैं. सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन रिलीजन. मॉडर्न वर्ल्ड व्यू जो है सिखाता कि फर्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस प्रोग्रेसिविज्म. मतलब कि रिलीजन जो है स्टैटिक ना रहना. आप जो पहले जो मानते थे रिलीजन में, वो पुराने जमाने के बातें थे. आज के लिहाज से, मॉडर्न दौर के लिहाज से, यू हैव टू चेंज योर रिलीजन. प्रोग्रेस होना चाहिए आप, राइट. तो अब आप देखेंगे बहुत से मॉडर्निस्ट जो है जो बात करते हैं कि ये तो पहले के जो 1400 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं आप. दुनिया इतनी चेंज हो गई आज. हाँ, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं. whenever we say that we want to rule by Quran and Sunnah, they make fun of us. Hey, you want to go back 14 centuries? Medieval ages में जाना चाह रहे हैं आप? You want to take the world back to medieval ages बोलते हैं, हकारत से बोलते हैं, है ना. तो द मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के तहत पूरे, ये सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं करे वो लोग, बल्कि विद एवरी रिलीजन दे हैव डन दिस. क्रिश्चियनिटी को इतना मॉडिफाई कर दिया कि आप जो है पोप इस बात पे मजबूर हो गया कि वो एलजीबीटीक्यू के लोगों को बुला रहा अंदर चर्च में, वेटिकन सिटी में. टोटली दे हैव बिकम फोर्स टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. जो मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल कल्चर जो आपको डिक्टेट करा रहा, जो नॉर्मलाइज करा रहा, पूरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने पे मजबूर करा रहे हैं वो लोग. क्रिश्चियनिटी ऐसा कर दिया. आप यहाँ का हाल देखिए. आप यहाँ पे जो है बिल्कुल दे हैव एक्सेप्ट एवरीथिंग, वॉट एवर जो मॉडर्न वेस्ट बोलता है उसको टोटली ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिए. बिल्कुल. हिंदुइज्म में भी सेम विद अदर रिलीजन्स. और इस्लाम को भी लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से मॉडिफाई कर देना कि आप पहले के बातें छोड़ो. इस वास्ते दे कीप मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वुमेन्स ट्रीटमेंट इन इस्लाम. पर्दा करना औरतें, वो पुराना जमाने की बात है. आज के नए जमाने में औरतों को क्या जरूरत है पर्दा करने की, राइट. ऐसी बातें करते हैं. यहाँ तो बोलते कि दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है. यहाँ तो बोलते कि आप ये जमाने में जो है आप जो जानवरों को कुर्बान क्यों कर रहे हैं, सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं जानवरों को, आप चैरिटी दे दो पैसे. यहाँ तो बोलते कि आप जो है ये जमाने में आप जो है आपके इस्लाम में जो है स्टोनिंग का पनिशमेंट है जिना के लिए. हाउ कैन यू डू दिस. चोर को हाथ काट जाने का हुक्म है इस्लाम में. हाउ कैन यू डू दिस. दिस इज बारबैरिक, नौजुबिल्लाह. So they want us to progress. रिलीजियस प्रोग्रेसिविज्म वो लोग जो है थोपना चाह रहे हैं हमारे पे. और आप देखेंगे कि आज मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत से मॉडर्न लोग हैं जो ये चीज़ों के बारे में जो है बहुत डाउट्स में रहते हैं. जो इस्लाम के जो अहकामात हैं मुख्तलिफ, दे वांट टू आल्सो चेंज देयर थिंग्स. इस वास्ते आप सुनते हैं कि कई चीज़ें लोग दे मेक लेम एक्सक्यूजेस. इस्लाम के अंदर ऐसी तावीलात करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू डिस्टॉर्ट द रिलीजन. इस रिलीजन को भी जो है लोग मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते रहते हैं. नहीं नहीं नहीं, इस्लाम में रजम नहीं है, वो नहीं है, वो तो उसके बारे में हदीस जो है वो एक ही हदीस है, उसके बारे में ज्यादा नहीं है, वो ऐसा वैसा बोल के दे ट्राई टू कीप जस्टिफाइंग थिंग्स एंड ट्राई टू मेक इस्लाम कंपैटिबल विद द वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू. नए तरीके से नए नए इंटरप्रेट करने की कोशिश करते रहते हैं लोग इस्लाम का.
और उसके अलावा रिलीजन को रिफॉर्म करता। मॉडर्न वर्ल्ड व्यू क्या करता? रिलीजन्स को रिफॉर्मेशन कर देता। यानी जो भी चीजें आपके वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के खिलाफ है आपके रिलीजन में, उसको आप छोड़ना पड़ता। दे ट्राई टू फोर्स यू टू लीव इट एंड मॉडिफाइड एंड से नो, वो तो पहले जमाने की बात थी, अब हम वी हैव बिकम मॉडर्नाइज्ड, वी आर मॉडर्न मुस्लिम्स, वी डोंट बिलीव इन ऑल दैट नाउ। ठीक है, वी डोंट बिलीव इन कुरान लिटरली, नौजुबिल्ला। वो लिटरली नहीं लेते हम, वो उसको कैसा भी इंटरप्रेट कर देते हम उसको। वी ट्राई टू इंटरप्रेट इट इन टू सूट टू फिट विद वेस्टर्न आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पैक्ट जो रिलीजन के ऊपर होता है वो ये डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी एंड हायरार्की। जो रिलीजन में जो अथॉरिटी रहती ना, हर रिलीजन में अथॉरिटी रहती है। जैसा कि क्रिश्चियनिटी में अथॉरिटी चर्च की है, पोप की है। तो जो मॉडर्निज्म क्या करा आके, पोप की अथॉरिटी को पूरी खत्म कर दिया और चर्च की अथॉरिटी को पूरी लिमिट कर दिया। मतलब हफ्ते एक दिन हफ्ते में चर्च को जाना बस खत्म। चर्च का कोई काम नहीं है लाइफ में, सोसाइटी में कुछ भी नहीं बोलना ज्यादा। तुम अपना जो है वो प्रेयर्स करा दो संडे के दिन 1-2 घंटे, उसके बाद चले आओ, खत्म बात, ज्यादा बात ही नहीं करना तुम। वैसे जो है दे वांट टू कंट्रोल उलेमा आल्सो। इस्लाम में उलेमा का एक मकाम है, राइट। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया कि अगर से तुमको कोई चीज का इल्म नहीं है तो उनसे पूछो जिसको इल्म है, जो इल्म वाले हैं उनसे पूछो। हम इल्म के बारे में पूरा एक सेशन करें, आप लोगों को याद है, राइट। उलेमा की अहमियत क्या है इस्लाम में, और इल्म की फजीलत क्या है इस्लाम में, और रिलीजियस अथॉरिटी को कैसा हम जो है ओबे करना पड़ता। एक्सपर्टीज जो है रिलीजन की, जो फिक्ह के एक्सपर्ट्स है, फिक्ह का मसला है तो आप फिक्ह एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता। आपके पास अकीदे के प्रॉब्लम है तो अकीदे के एक्सपर्ट्स के पास पूछना पड़ता। तो इस्लाम में एक्सपर्ट्स का एक मकाम है, उलेमा का एक मकाम है, मुफ्तियों का एक मकाम है, काजियों का एक मकाम है। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जनरली क्या होता था, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल, दे यूज्ड टू गो टू अ काजी एंड गेट देयर डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड। इस्लामिक कोर्ट्स के पास जाते थे, खत्म हो जाता मसला। आज भी ये सिस्टम, ये कई कई सिटीज के अंदर आज भी जो है दारुल ख़ज़ा मौजूद है, और बहुत से लोग आज भी जाते दारुल ख़ज़ा को, अपने छोटे मोटे झगड़े रहते मुसलमान। बट मॉडर्न सोसाइटी क्या करना चाहती कि दे वांट टू रिमूव ऑल दिस। इस वास्ते आप मीडिया में आप सुनते रहते होंगे एवरी फ्यू डेज, जैसे ये दारुल ख़ज़ा का सिस्टम खत्म करना चाहिए इंडिया में, इस्लामिक कोर्ट्स का क्या है सिस्टम, दे आर रनिंग ए पैरेलल कोर्ट, हाउ कैन इट बी, राइट। They don't want you to have a qazi system. They don't want you to have a hierarchy in religion. जिसकी अथॉरिटी खत्म कर देना दीन की पूरी, दीन के रिलीजियस अथॉरिटी खत्म, कुछ भी नहीं रहना बाकी, सिर्फ एक अथॉरिटी रहना बाकी। कौन सी अथॉरिटी? स्टेट की बस, गवर्नमेंट की बस। गवर्नमेंट के अलावा किसी की बात आप किसी कोई और शांत सुनना नहीं, किसी को और कोई पावर रहना नहीं, राइट। तो अब इसका इम्पैक्ट देखिए आप, ये हो रहा कि एवरीवन इज ट्राइंग टू इंटरप्रेट रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश। हर कोई जो है अपने लिहाज से तर्जुमा निकालता कुरान का, इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो भी निकाल के देखो ये कुरान में ये आयत है, इसका माना ये है। सही बुखारी का तर्जुमा निकालता, इंग्लिश का कैसे भी ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता, बोलता है देखो ये बुखारी में ये है। यू इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इस्लाम स्कॉलरशिप के इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में क्या डिसाइड करे, ये हदीस का इंटरप्रिटेशन एक्चुअली क्या है, ये एप्लीकेशन कब होता है हदीस का, इसके क्या जो है प्रोज एंड कॉन्स है पूरे, इसके क्या कंडीशंस है, इंस्टेड ऑफ नोइंग ऑल गोइंग थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी, पूरा बाईपास करके डायरेक्टली हम जो है अपने इंटरप्रिटेशन अपन खुद कर लेंगे बोल के दीन का। तो उसके वजह से हो रहा है कि बहुत से लोग आज भटक जा रहे हैं। होता ना, लास्ट टाइम हम लोग पूरा डिटेल में पूरा लेक्चर करे थे इसके बारे में, आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। 9th लेक्चर था अपने 9th सेशन का, उसमें व्हाट इज वैलिड इस्लामिक अथॉरिटी, इस्लामिक स्कॉलरशिप, एंड हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम इस्लामिक नॉलेज, एंड व्हाट आर द प्रॉपर वेज ऑफ गेनिंग इस्लामिक नॉलेज, ये हम लोग पूरा एक सेशन करे थे। सो इस्लाम में पूरा एक इस्नाद का सिस्टम है कि जिसके पास सनद है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से लेकर आज तक जो हमको सनद मिलती दीन की, इल्म की, वो सनद के लिहाज से हम जो है चलना पड़ता। जो भी जो है आज खड़े के एकदम नई बात नहीं कर सकता दीन के बारे में,
We don't allow people to just talk anything about religion. जो भी आजकल खड़े आज नया जो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया आजकल देखिए आप everyone with a YouTube channel can just talk sit and talk anything about religion है ना इसके बाद भी सोशल मीडिया है उन्हें बैठ के जो चाहे बोल दे रहा जो चाहे फतवा दे रहा बैठ के जो चाहे कर दे रहा without having any proper authorization without proper training without proper knowledge without any proper uh, uh, authorization so ये this is creating a lot of fitna in the society it leads to a lot of confusion right and then third जो चीज है वो ये कि modern ideologies it presents all religions as equally false मतलब कि ठीक है आपका मजहब है आप अमल कर लो यू बिलीव इन इट आप क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करना चाह रहे हैं आप क्रिश्चियन बन जाओ यू वांट टू बिकम ए हिंदू ओके यू बिकम ए हिंदू एवरीथिंग इज इक्वल सब बराबर है राइट ऑल रिलीजन्स आर इक्वली फॉल्स नथिंग इज ट्रूथ इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस आपको जो अच्छा दिख रहा हो कर लो आप बट अल्टीमेटली यू आर ऑल रॉन्ग दिस इज व्हाट मॉडर्निज्म सेज जो मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है उसका ये मेन रिलीजन के ऊपर इम्पैक्ट है कि इट प्रेजेंट्स ऑल रिलीजन्स एज सब्जेक्टिव एंड योर ओन चॉइस बस आपकी एक जैसा कि आप खाने में एक चीज पसंद करते आप किसी को बिरयानी पसंद है किसी को जो है पाए पसंद है किसी को डबल का मिठा पसंद है किसी को खीर पसंद है ओके आपको जो पसंद है वो खाओ आप वैसे जो है सब रिलीजन्स इक्वल है भाई आप जो चाहे कर लो नो प्रॉब्लम ऑल रिलीजन्स आर इक्वल ऑल रिलीजन्स आर इक्वल मतलब ऑल रिलीजन्स आर इक्वली बैड समझे आप ऑल इक्वली रॉन्ग तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो क्या बोलते हैं हमारे पास राइट मॉडर्न वेस्ट में क्या है वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्लेम करते हो लोग इसका मतलब यही है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकॉज यू आर ऑल एनी हाउ बैड यू आर ऑल एनी हाउ रॉन्ग ओ पूरे गलतियों में से कोई भी एक गलती आप चूज कर लो इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस बस बट एक्चुअली यू आर नॉट करेक्ट नेक्स्ट स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स रिलीजियस क्लेम्स वेस्टर्न आइडियोलॉजी क्या करती है कि जितने भी रिलीजन के जो क्लेम्स है मजहब के जैसा कि दीन का क्लेम क्या है कि खुदा है आखिरत है जन्नत है जहन्नम है फरिश्ते है राइट मरने के बाद हिसाब किताब होगा है ना ये सारी चीजें एक रिलीजियस क्लेम्स है नबी अल्लाह ताला जो है नबियों को भेजता कुरान को भेजा दिन किताबों को भेजा नबियों के पास हिदायत है तो ये पूरे रिलीजियस क्लेम्स है हर रिलीजन का क्लेम रहता तो मॉडर्न वेस्ट क्या करता कि पूरे रिलीजियस क्लेम्स को इट यूज इट विद स्केप्टिसिज्म स्केप्टिसिज्म मतलब शक मे बी इट्स योर क्लेम ठीक है मुस्लिम्स क्लेम दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट Muslims claim that Quran is a book of God, right? Christians claim that Jesus was son of God. ऐसा लोगों का अप्रोच रहता ये तुम्हारा क्लेम है बस इट्स जस्ट अ क्लेम इट्स जस्ट योर ओपिनियन क्वेश्चन मार्क के साथ इसका जो सीक्वेंस क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होता डिनायल ऑफ मिरेकल्स जितने भी सुपर नेचुरल मिरेकल्स है रिलीजन के रिलीजियस किताबों के अंदर मेंशन है उनको पूर्ण को जो है डिनाई करता आज के मॉडर्न कल्चर आप कोई भी हिसाब से आप बोलो कोई मिरेकल हुआ बोल के बोल तो नो बडी ट्राइज टू बिलीव इट पहले स्केप्टिकली देखते हो कोई मिरेकल क्लेम करे तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने जमाने में चांद के दो टुकड़े कर दिए थे हदीस है तो अब बट आजकल के मॉडर्न मुस्लिम्स को क्या है दे फील डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग इट जो मॉडर्निज्म के इफेक्ट में आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए परसों शब मेराज गई राइट मेराज के बारे में पीपल बहुत से मुस्लिम्स के ग्रुप्स है ऐसे जो दे डिनाई द वाकया ऑफ मेराज क्योंकि लोग दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है विद इन मिनट्स ही वेंट टू द सेवन हेवंस एंड अल्लाह ताला के अर्श के पास जाके जो है अल्लाह ताला से मुलाकात करके आगे बोले दे कैन नॉट एक्सेप्ट बिकॉज उनके पास जो है एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन नेचुरल लॉस हर चीज नेचुरल लॉ के लिहाज से है ना फिजिक्स के लिहाज से रहना नथिंग कैन क्रॉस द नेचुरल लॉस नथिंग कैन गो बियॉन्ड नेचुरल लॉस तो मिरेकल्स जो है वो तो बियॉन्ड नेचुरल लॉस रहते वो तो अल्लाह ताला की तरफ से रहते मिरेकल्स
तो जब अल्लाह ताला को उन्हें नहीं मानता तो मेरे के लोग कहां से मानेंगे? तो अब आज देखिए ये जो ट्रेंड, इवन मुसलमानों के अंदर भी ये ट्रेंड है कि वेन एवर यू क्लेम सम मिरेकल, पीपल हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग इट, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ठहर के बोल लिया मैं मिरेकल कर रहा हूं तो यू शुड बिलीव इट। नो नो, मिरेकल्स को एक्सेप्ट करने का अपने पास क्राइटेरिया है इस्लाम में पूरा, राइट? इट हैज टू बी ऑथेंटिकली नरेटेड, सही जो है रिवायत से रहना हो, है ना? या आज के जमाने में भी मिरेकल कर से कोई वली से हुआ तो उसका भी जो है देयर शुड बी सफिशिएंट प्रूफ फॉर इट, कि ट्रूथफुल विटनेसेस रहना उसके लिए। खाली ऐसी हवा में बातें कर दे रहे हैं आजकल, जो बहुत से झूठे बाबा बाबा यहाँ आ गए, फला बाबा फला शेख इन्होंने कर रहे हैं उन्होंने वो कर रहे हैं, अमिला जो है ये वो धुआं लोगों को बेवकूफ बना के जो है पैसे तोड़े थे लोगों के, मेरेकल्स कर दे रहे हैं हम बोल के। तो इस्लाम में एक बैलेंस्ड अप्रोच है मेरेकल्स की तरफ। मेरेकल्स होते, मेरेकल्स हक है, मेरेकल्स को हम मानते, बट वो सही भी ट्रूथफुल रहना हो, उसके अंदर ट्रूथ रहना, इट शुड बी प्रूवन, ऐसी हवा में नहीं, एंड इट शुड बी विद इन द शरीयत। कोई भी मेरेकल दिखा के शरीयत के खिलाफ बातें क्लेम कर रहा तो वी डोंट एक्सेप्ट इट, इट हैज टू बी विद इन द परव्यू ऑफ कुरान एंड सुन्ना, ठीक है? नेक्स्ट इज साइंटिज्म का इफेक्ट, साइंटिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस बुक्स। ये और एक, आजकल हर रिलीजन वाले क्या कर रहे हैं मालूम है? दे ट्राइंग टू इंटरप्रेट साइंटिफिकली देयर रिलीजियस बुक्स। हिंदुओं में बोल रहे हैं कि वेदास में जो है साइंटिफिक ये चीजें हैं, हम वो इतने वेदा के जमाने में जो है हम स्पेस ट्रैवल कर दिए थे, राइट? हमारे पास जो है इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल हो गई थी, प्लास्टिक सर्जरी थी हमारे वो गणेश के जमाने में। मतलब दे ट्राई टू इंटरप्रेट देयर रिलीजियस थिंग्स फ्रॉम मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। वैसे मुसलमाना में जो है करते बातचीत, राइट? हर कुरान की आयत में से दे ट्राई टू टेक आउट सम साइंटिफिक मिरेकल फ्रॉम इट, ओवर कर देते। ठीक है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत से कुरान के आयतों के अंदर अपने को जो है इंडिकेशंस मिल सकते, बट वी डोंट से इट फॉर श्योर। हम उसको यकीनी तौर पे नहीं बोल सकते कि इसका तफसीर ये है। लाइक सम पीपल से ये बिग बैंग, ये आयत फला आयत जो है बिग बैंग को प्रूव करती, राइट? या फला आयत से जो है हम वी कैन प्रूव जो है इवोल्यूशन, या ना तो कुछ और ऐसी मॉडर्न थियरी, कुछ तो भी बोल के। भाई कल के दिन अगर जो थियरी डिस्प्रूव होगा तो क्या करते हैं आप? बिग बैंग के बारे में आज बोल रहे हैं, कल के दिन बिग बैंग की थियरी डिस्प्रूव आती, राइट? देन व्हाट यू विल डू? देन यू विल से नो नो नो, कुरान में जो आयत थी वो बिग बैंग नहीं है, वो कुछ और है बोल के, फिर यू विल गो एंड अगेन रीइंटरप्रेट इट। हर जमाने में साइंटिफिक नॉलेज का एक लेवल अलग रहता, राइट? रसूल अस्लम के जमाने में जब नाजिल हुए कुरान, वो जमाने में लेवल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एक था, और उसके बाद में 100 साल के बाद में वो चेंज हुआ। एवरी 100 ईयर्स कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का। आज के जमाने में ये है, आज से और एक 100 साल के बाद में मेरी थियरीज विल बी चेंज। जैसा कि न्यूटन की थियरी थी, न्यूटन एंड मॉडल ऑफ फिजिक्स, 18वीं सेंचुरी में बहुत मशहूर था। जब आइंस्टीन आया तो उन्हें पूरा चेंज कर दिया, हो डिस्प्रूव कर दिया न्यूटन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को। फिर आइंस्टीन की थियरी को जो है क्वांटम मैकेनिक्स आके चेंज कर दिया बहुत सा। तो आप अगर से एक थियरी को पकड़ के बैठेंगे, कुरान की आयत को उसको लिंक कर देंगे, तो कल के दिन आप कैसा डिफेंड करेंगे, राइट? सो ये साइंटिस्टिक इन्फ्लुएंस है आज के रिलीजियस लोगों के माइंड्स के ऊपर भी। हम जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, साइंस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आके हम जो है ना हर चीज को साइंस के लिहाज से प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं। देखो फला हदीस है ना, वो सुन्नत ये करे तो जो है ये बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट के, नमाज करे पढ़े तो ये बेनिफिट है नफिल का, ये जो है सजदे में गए तो ये बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट। वी डोंट नीड टू डू दैट। जो चीजें क्लियर है, 100% विदाउट एनी डाउट प्रूव्ड है, ठीक है, वो है। मगर हर चीज को खींच तान के वहां पे लाके फिट करने की कोशिश करना, ये सही बात नहीं है। ये उसको ओवर द बोर्ड जाना बोलते हैं, ठीक है? एंड आप देखिए कई आज के हमारे रिलीजियस लोगों में भी जो है चीजें आपको दिखती है।
कुछ चीज मिलते जो इमीडिएटली वी ट्राई टू फिट इट इनटू सम साइंटिफिक थिंग, है ना। और कहीं भी कुछ भी मिल के आया तो वी ट्राई टू इमीडिएटली मेक इट वायरल, डाल देखो ये निकला, ये साइंस के मुताबिक है, कुरान में ऐसा 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 बोल। नेक्स्ट इज रिफॉर्म, रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल बाय स्टेट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जैसा वक्फ है, आजकल जो है वक्फ के बारे में बहुत बहस चल रही न्यूज में। वक्फ का जो वक्फ बोर्ड है उसको जो है अबॉलिश करने की कोशिश कर रही गवर्नमेंट। वक्फ का जो बिल है तो लोग जो है चेंज करना चाह रहे हैं पूरा इंडिया में, है ना। सो ये नॉर्मल तौर से, और पूरी दूसरी दुनिया के कई कंट्रीज में भी जो है जहाँ पे वक्फ के प्रॉपर्टीज थे, दे टुक ओवर इट। तुर्की में है या इजिप्ट में है, दूसरे कई अरब कंट्रीज में गवर्नमेंट ले ली वक्फ के प्रॉपर्टीज एंड दे अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ। तो मॉडर्न वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है कि अपने से पैरेलल कोई भी और स्ट्रक्चर बाकी नहीं रखता हो। तो जहां पे भी थोड़ी भी ऑटोनॉमस पावर दिखा सोसाइटी के अंदर, उसको खत्म कर देता गवर्नमेंट। तो ये वक्फ जो है एक, इट गिव्स कम्युनिटी इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो बाकी नहीं रखने के वास्ते दे वांट टू अबॉलिश इट। तो ये दुनिया में हर जगह ऐसी छुआ, दे टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस। मदरसे है, द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल द मदरसा। साहब आपको मालूम इंडिया में तो खैर मदरसे जो है फ्री है, हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेने की गवर्नमेंट मदरसों को अभी भी यहाँ पे भी। बट आप दूसरे वर्ल्ड, यू गो टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आप चाहे अरब कंट्रीज में चले जाओ, चाहे सेंट्रल एशिया में चले जाओ, यू कैन नॉट हैव योर प्राइवेट मदरसा। गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते मदरसे पूरे, और गवर्नमेंट जो बोली वही पढ़ा सकते हैं आप, खत्म। यू कैन नॉट टीच एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो ये रिलीजियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश कर देते हैं लोग, खत्म कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस। दीन को प्रैक्टिस करने पे आपके लिए लीगल रेस्ट्रिक्शंस बना देते हैं, जैसा कि हिजाब के खिलाफ लॉज है। फ्रांस में आप देखिए निकाब पहनना बैन है। कॉलेज में, आप गवर्नमेंट ऑफिस में इवन स्काफ को भी जो लोग पाबंदी कर देते हैं, स्काफ के ऊपर भी। स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में कई जगह पे निकाब बैंड है। और कई दूसरे कंट्रीज में भी जो है इस्लाम के मुख्तलिफ प्रैक्टिस के ऊपर बैन है। अजान के ऊपर बैंड है, यू कैन नॉट लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते वेस्ट में कहीं पे भी, राइट। इवन इंडिया में भी दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल, क्योंकि इंडिया में मुसलमान 800 साल हुकूमत करे, 800 साल हुकूमत करे, मुसलमानों के डजन्स ऑफ एम्पायर्स रहे इंडिया में, राइट। In spite of that, and having almost 15 to 17% of population, in spite of that, आज गवर्नमेंट जो है 60-70 साल के अंदर आते आते जो है दे आर ट्राइंग टू लिमिट प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम बाय मुस्लिम्स। आप देखिए कर्नाटक के अंदर जो है हिजाब बैन करे थे, है ना। बच्चों स्कूल्स में, कॉलेज में बैन कर दिए थे। और इस तरह से जो है पॉलीगेमी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कई जगह पे इंडिया इंडिया में। बीफ बैन है, और कई रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है बैन। यूपी में तो आप अगर से घर में भी जुम्मे की नमाज पढ़े या जमात बना के नमाज पढ़ तो आगे अरेस्ट कर ले रहे, पुलिस केस जो है डाल ले रहे कि मस्जिद नहीं है तुम यहाँ पे नमाज कैसा पढ़ रहे हो बोल, राइट। तो स्लोली एंड स्लोली, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, इट डज नॉट टॉलरेट फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इन ऑल थिंग्स। स्लोली स्लोली आपको आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस को लिमिट करता हो। अब जहाँ पे जो सोशलिस्ट कंट्रीज है, कम्युनिस्ट कंट्रीज है, वहां पे तो बिल्कुल बैंड है इस्लाम। आप देखिए जहाँ पे चाइना वगैरह है, वहां पे तो हद से ज्यादा लोग जो है कंट्रोल करते हैं इस्लामिक प्रैक्टिस को, है ना। जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर में तो बिल्कुल आप अगर किसी के पास घर में कुरान मिले तो उसको जेल बात थी। मस्जिदों को जो है लोग क्लब्स बना दिए थे। आज भी है ऐसी कई जगह पे। अब अरब कंट्रीज में क्या है, थोड़ा सा उसका माइल्डर फॉर्म रहता, क्या रहता,
आप जो है आपके जो फैमिली लॉज है उसको आप दे हैव बोरोड इट फ्रॉम फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। यूरोप के लॉस जो है आप अपना अप्लाई कर रहे हैं फैमिली सिस्टम पे, निकाह तलाक वगैरह में। पॉलीगामी बैंड है कई मुस्लिम कंट्रीज में आज भी, इलीगल है अरब कंट्रीज में भी, यू कैन इमेजिन। तो ये बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ मॉडर्निज्म दे ट्राई टू कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। आखिरी में ये बच जाता सिर्फ के यू कैन जस्ट से आई एम मुस्लिम बस, एंड आप अपनी हद तक थोड़ी बहुत इबादत कर ले सकते बस। उसके अलावा आप अपने फैमिली मैटर्स में भी, अपने इनहेरिटेंस लॉज में भी, अपने निकाह तलाक के मामले में भी, यहाँ पे भी आपको जो है 3 तलाक बैन हो गए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं लोग एवरी टाइम, राइट? दे वांट टू अबॉलिश योर फैमिली लॉज। दिस हैपेंस, दिस नॉट बिकॉज ये लोग यहाँ की गवर्नमेंट जो है दे आर बिकॉज ऑफ देयर हिंदुत्व बैकग्राउंड दे आर डूइंग इट। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स बिकॉज ऑफ सेकुलरिज्म दे आर डूइंग इट। समझे आप? It's in nature of Western modern secular life worldview to control religious practice. समझे? Next is relativizing religious claims as opinions. Religion जो भी बात बोला वो आपका ओपिनियन है बोलते हैं, ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर ली, राइट? और जो भी बात साइंस है वो उसके बारे में बोलते हैं कि फैक्ट है। तो अब एजुकेशन सिस्टम में आप जब बच्चे को पढ़ाते बचपन से कि जो भी साइंटिफिक बात है वो फैक्ट है और जो भी रिलीजियस बात है वो ओपिनियन है, तो बच्चे के जहन में क्या निकलता कि रिलीजन इज मैटर ऑफ ओपिनियन एंड साइंस इज एक्चुअली द फैक्ट। जो साइंस ट्रूथ है और रिलीजन जो है फॉल्स है, नौज़बिल्लाह। दिस इज हाउ दे ग्रूम योर कमिंग जनरेशन। दीन से आपको कैसा बेजार करते हैं आपके आने वाले जनरेशन को देखिए। और एक पॉइंट ये है कि मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के अंदर में दे जस्टिफाई एंड बिलिटिल द सिंस। गुनाहों को जो है हकीर बताते हैं आपको, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप जिना कर रहे हैं करो, नो प्रॉब्लम, इट इज वेरी स्मॉल थिंग, आपकी पर्सनल चॉइस है, फ्रीडम है। शराब पी रहे हैं, ओके इट्स फैशन। डेटिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, इट्स फैशन, एवरीवन डज इट, यू आल्सो डू इट, है ना? अब ये इससे आगे और बढ़ के बात जो है एलजीबीटीक्यू की तरफ चले आ रही, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ, इट्स आल्सो मैटर ऑफ चॉइस बोल रहे हैं, राइट? तो बड़े से बड़े गुनाह को बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो गुनाहिश नहीं है भाई, नथिंग। आपके सोचने पे गुनाह क्या है, आपके जहन में है, आपके सोचने पे है, सोचे तो है ना, तो नहीं है। नौजबिल्ला, दिस व्हाट द इंप्रेशन गोस, दिस व्हाट ये कल्चर प्रोड्यूस करता मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें गुनाहों को बहुत हकीर बना के पेश करते, बहुत मामूली बना के पेश करते। इस वजह से नौजवान जो है आजकल हमारे बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जा रहे हैं और बगैर सोचे समझे, उसको कोई सीरियस चीज समझ रहे भी नहीं। जो हमारे जब हम यंगस्टर्स थे वो जमाने में जो है कोई अगर से शराब पिया या कोई अगर से डेटिंग करा बच्ची को, इट वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग थिंग। और आजकल बच्चे जो है दे आर गोइंग टू पब्स लाइक नथिंग, है ना? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। आपको गुनाहों को दिखा दिखा के एंटरटेनमेंट में, मूवीज में, नॉवेल्स में, हर जगह पे सोशल मीडिया के थ्रू दिखा दिखा के गुनाहों को जो है आपको नॉर्मलाइज कर दिया गया। देन यू एक्सेप्ट दिस थिंग एज नॉर्मल। कोई गलत या खराब चीज नहीं समझते आप उसके बाद में उसको। इस्लाम में दूसरे इंसानों के गुनाहों का तस्करा करना भी जो है मना किया गया, राइट? गिबत किसको बोलते हैं? दूसरे की बुराई को तीसरे आदमी के सामने बयान करने के बाद उसको गिबत बोलते हैं, चाहे वो उसके अंदर क्यों ना हो वो बात, सच्ची बात क्यों ना हो। आप किसी को शराब पीता हुआ देखे तो आप जाके जो है तीसरे आदमी को सबको बोल रहे हैं, अरे उन्हें शराबी है, उन्हें शराब पीते हुए, शराब पिया मैं देखा हो। तो ये भी जो है गुनाह है, हराम है आप बोलना है दूसरों में, राइट? क्यों मना है? क्योंकि आप जब गुनाहों को दूसरों के सामने तस्करा होता आमतौर से, तो उसकी जो नफरत है दिलों में वो नॉर्मलाइज हो जाती, नफरत खत्म हो जाती है उसकी। तो गुनाह नॉर्मलाइज हो जाता लोगों के सामने, इट बिकम्स लाइक समथिंग नॉर्मल। भाई उन्हें भी कर रहा, उन्हें भी कर रहा, उन्हें भी कर रहा, मतलब है कि मैं भी कर रहा तो कोई बुरी बात नहीं है, राइट? साइकोलॉजिकल
इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। जब आप देखते हैं कि क्लास में हर कोई कर रहा है काम, तो यू फील लाइक मैं भी कर रहा हूं तो क्या बुरा है भाई। आप देखिए, यू ऑब्जर्व, अब ट्रैफिक लाइट में अगर से ट्रैफिक रेड है, वहाँ रेड लाइट आ गई, सब लोग रुके हुए हैं, सब लोग रुके हुए हैं, पुलिस वाला नहीं है, पहले एक आदमी निकलता हल्लू, उसके पीछे और एक निकलता, राइट, उसके बाद में सब निकल जाते। जब तक कोई भी नहीं निकला, कोई भी नहीं निकलता, जब जैसे ही एक दो तीन लोग निकले आ गए, सब सब चले आते उसके पीछे। क्यों? अरे भाई उन्हें भी जा रहा, उन्हें भी जा रहा, उन्हें भी जा रहा, तो कितने लोगों को पकड़ता है उन्हें, सब चलो। दिस व्हाट हैपेंस। इसीलिए इस्लाम में गीबत हराम है, क्योंकि आप गीबत करके लोगों के गुनाहों का तस्करा करेंगे आम हर जगह पे, तो फिर होता है कि सब लोग गुनाह जो है करना जो है इजी समझते हैं, एंड बिकम्स वेरी नॉर्मलाइज्ड। तो आज जो है बड़े बड़े गुनाहों को भी नॉर्मलाइज इस तरह से कर दिया गया कि हमारे नौजवान बड़े बड़े बुरे बुरे गुनाहों को जो है भी नॉर्मल समझ रहे हैं। सो फिर ये सब करके जो है जस्ट रिलीजन को एक पर्सनलाइज्ड, लिमिटेड, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हद तक महदूद कर दिए पूरा लाके। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन रिलीजन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड व्यू। नेक्स्ट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन को किस तरह से मॉडिफाई करा है। एजुकेशन में जो है नेचुरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मॉडर्न वेस्ट। व्हाट इज नेचुरलिज्म? यानी आप जो भी आपको साइंटिफिक, आपको जो भी आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज को भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसके रीजंस, उसके कॉजेस, आप उसके थियरीज, यू हैव टू सर्च विद इन द नेचुरल लॉज। यू कैनॉट से दिस इज समथिंग सुपर नेचुरल और दिस इज बिकॉज ऑफ गॉड। आपके साइंटिफिक, आपके साइंस लैब में गॉड और रिलीजन नहीं आना। अगर से आप क्वेश्चन उठा के यूनिवर्स कैसा वजूद में आई, या इंसान कैसा आया दुनिया में, तो उसके लिए आप बंदर से आया बोलो, लंगूर से आया बोलो, या बिग बैंग होके आया बोलो, या या मल्टीवर्स से आया बोलो, या एलियंस बना के चले गए बोलो, कुछ तो ही बोलो, बट डोंट से गॉड। दिस इज नेचुरलिज्म। यानी आप इंटायर एजुकेशन सिस्टम को दे लिमिटेड टू द नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल लॉस। सुपरा नेचुरल चीजों के बारे में बिल्कुल स्केप्टिसिज्म रखते हैं, उसको रिजेक्टेड। तो अब जाहिर है ऐसा एजुकेशन सिस्टम जब निकलेगा रहेगा, तो उसमें से जो लोग निकलेंगे दे ऑल बिकम नेचुरली एथिस्ट, राइट। तो लोग इल्म को जो है खुदा से अलग कर देते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को खुदा से अलग कर देते हैं, दीन से अलग कर देते हैं, ऑटोमेटिकली होता हूँ। आप मेडिसिन में ऐसे आपको बोले कि हॉस्पिटल में रिलीजन नहीं लाना, खुदा नहीं लाना, तो क्या होता? एवरीथिंग यू विल थिंक ठीक है भाई, उसको ये बीमारी हुई तो इट इज बिकॉज ऑफ फला बैक्टीरिया और फला वायरस और फला ऑटो इम्यून रिएक्शन और समथिंग लाइक दिस लाइक दैट। Just try to limit your vision only to physical reasons, right? And you won't go beyond it. फिर क्यूर में भी आप ऐसी लिमिट आते, फिर उसके लिए आप उसको एंटीबायोटिक दो, फलान थेरेपी दो, ये दो दवा दो, फलान केमिकल दो। यू लिमिट योर सेल्फ टू ओनली दैट। आप उसके बियॉन्ड जाके नहीं सोच सकते कि बीमारी के क्या सुपर नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, और उसके इलाज के लिए मुख्तलिफ जो और तरीके क्या हो सकते हैं, स्पिरिचुअल तरीके क्या हो सकते हैं इलाज के, सुनर के तरीके क्या हो सकते हैं इलाज के, राइट। और मेरा अप्रोच कैसा रहना पेशेंट की तरफ, डिसीज की तरफ, वो पूरा आपके ध्यान में आता ही नहीं, राइट। तो योर द एंटायर थॉट प्रोसेस विल बी लिमिटेड टू नेचुरलिज्म। एंड नेक्स्ट इज एम्पायरिसिज्म। एम्पायरिसिज्म क्या है? जो फाइव सेंसेस से जो डेटा आपने को मिल रहा, ओनली दैट इज करेक्ट। यानी बाय लुकिंग और बाय टचिंग और बाय हियरिंग समथिंग और बाय टेस्टिंग समथिंग और बाय स्मेलिंग समथिंग, आपको जो डेटा मिल सकता वही ट्रूथ है बस। उसके अलावा आपको कोई चीज जो है काबिल एतबार नहीं है। नेक्स्ट रेशनलिज्म, यानी जो भी चीज लॉजिकल आप समझा सकते हैं दिमाग से, वही सही है।
जो भी आपके लॉजिक में नहीं आ रही वो गलत है, राइट? तो इसके जरिए से आप दे ट्राई टू डिस्प्रूव रिलीजन, क्योंकि कई दीन के अंदर ऐसी चीजें रहते जो कई लोगों के जहनों में जो है समझ में नहीं आते, राइट? क्योंकि दे आर बेस्ड अपॉन वही इंसान का दिमाग की लिमिट रहती। इंसान के दिमाग की एक लिमिट है ना भाई। आप जैसे आपकी आंख की एक लिमिट है, यू कैनॉट सी समथिंग बियॉन्ड सर्टेन डिस्टेंस, यू कैनॉट सी समथिंग विद इन सम डिस्टेंस। आपको समथिंग इज टू क्लोज टू योर आई, यू कैनॉट सी इट, राइट? एंड यू कैनॉट सी इनविजिबल थिंग्स लाइक आपके अल्ट्रावायलेट रेस है, कैन यू सी इट? यू कैनॉट सी इट। इंफ्रारेड रेस, कैन यू सी इट? यू कैनॉट सी इट। एंड पर्टिकुलर साइज की चीज देख सकते हैं आप खाली। समथिंग इज टू स्मॉल, you can't see it. Viruses you cannot see, bacteria you cannot see unless you use some tools, right? तो वैसे दिमाग का भी एक लिमिट रहता। दिमाग के आप जो लॉजिक यूज करते हैं दिमाग की, उसके भी लिमिट्स रहते हैं। यू कैनॉट, हर चीज दिमाग में नहीं आती आपके, हर चीज समझ में नहीं आती आपके, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर से इंसान बैठ के सोचने की कोशिश करा अल्लाह ताला कैसा होगा, अल्लाह ताला की जात कैसी होंगी, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थिंक, यू वोंट बी एबल टू, राइट? अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा लिहाजा हाइश नहीं बोलता हूँ। आप बोलते ना, इफ गॉड इज देयर शो मी वेयर इज गॉड, दैट्स टोटली स्टूपिड क्वेश्चन, राइट? टोटली स्टूपिड क्वेश्चन। भाई आप आपके लिमिट, विजन के लिमिट के जो जो चीज बियॉन्ड है, उसके बारे में आप कैसा क्लेम कर सकते हैं कि वो हाइश नहीं कर सकते, नहीं दिख रही? तो इट इज एज गुड एज सम विलेजर सेइंग दैट देयर इज नो वायरस। अब कोई गांव वाला है जिसको कोई साइंस पढ़ाई नहीं होने कभी, उन्होंने बोलता वायरस बैक्टीरिया था, देखो भाई क्या, तो कुछ भी नहीं होता, राइट? सो दैट्स व्हाट, so a villager denying bacteria and virus is same like a person who is denying God because he cannot see God. क्योंकि इंसान के लिमिट्स है, इंसान की बॉडी के लिमिट्स है, उसके फैकल्टीज के लिमिट्स है, उसी इंसान के अकल के लिमिट्स है। अगर से आप अपने सोर्स ऑफ नॉलेज को अगर से आप सिर्फ सेंसेस के तरफ और दिमाग के तरफ, दिमाग और सेंसेस के हद तक आप महदूद कर दिए, उसको लिमिट कर दिए, तो यू वोंट बी एबल टू परसीव और अंडरस्टैंड सुपर नेचुरल थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि वी बिलीव ब्लाइंडली। इस्लाम में कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। हम लोग लॉजिकली रेशनली वी कैन प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटीज ऑफ गॉड, सिफात अल्लाह ताला के सिफात, एग्जिस्टेंस एंड द ट्रुथ ऑफ द प्रॉफिटडम ऑफ रसूलुल्लाह एंड ट्रुथ ऑफ द कुरान। ये सब लॉजिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी एक्सप्लेन दिस लॉजिकली। बट वंस यू एक्सप्लेन एंड कंफर्म दिस लॉजिकली, उसके बाद में वो सोर्स से जो भी चीज आपको आई, you accept it. You won't keep asking for everything logic, right? ये चीज है। नेक्स्ट इज सोशल इम्पैक्ट क्या है मॉडर्न वर्ल्ड व्यू का। सोशल इम्पैक्ट में सबसे पहले ये कि इट रिमूव्स नेचुरल हायरार्की। सोसाइटी के अंदर जो है, जैसा कि फैमिली है, फैमिली में क्या हायरार्की है? फैमिली में मदर रहता, फादर रहता, बच्चे रहते, राइट? फिर उसके बाद में जॉइंट फैमिली के अंदर दादा रहता, ग्रैंडफादर रहता। दे विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट हैपेंस इन द हाउस और नॉट, राइट? क्या करना, क्या नहीं करना। घर के बड़े रहते, उनसे पूछे करते, खानदान के बड़े रहते, उनसे पूछे करते कुछ भी करें, राइट? तो ये हायरार्की है। तो वैसी जो है इसके आगे गए तो आप ट्राइब्स की हायरार्की रहती थी पहले, समझे ना? अलग अलग ट्राइब्स रहते थे, तो हर ट्राइब की एक हर ट्राइब का लीडर रहता था, ठीक है? और हर कम्युनिटी में जो है किसी को लोग अपना बड़ा मानते थे। हर महल्ले में, हर कम्युनिटी में पीपल यूज्ड टू कंसीडर सम पीपल एज एल्डर्स। भाई महल्ले के बड़े हैं उन्होंने, लोग सुनते थे उनकी बात। ये हायरार्की थी पहले। इसको जो है आज का मॉडर्न कल्चर क्या करता है, ये पूरे हायरार्की को खत्म कर देता। देयर शुड बी नो हायरार्की एक्सेप्ट द स्टेट। सो एवरीथिंग शुड बिकम हॉरिजॉन्टल, देयर शुड बी नो वर्टिकल, समझे ना? देयर इज नो वर्टिकल रिलेशनशिप्स इन मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर। एवरीथिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड डायरेक्टली टू स्टेट। गवर्नमेंट सबसे ऊपर है,
गवर्नमेंट के अंडर में पूरे इक्वल सिटीजन है, खत्म। बच्चों को बाप की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अम्मा की बात सुनने की जरूरत नहीं है, कोई महल्ले का बड़ा नहीं है, कोई कम्युनिटी का एल्डर नहीं है, कोई उलेमा की अथॉरिटी नहीं है, कोई खाजी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, कोई अमीर की बात सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब इक्वल है, सब बराबर है, खत्म। किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट को सब टैक्सेस दो, गवर्नमेंट जो बोले बात सुनो, खत्म बात। और कोई बीच में आ ही नहीं सकता, राइट। तो ये अथॉरिटी और हायरार्की खत्म हो गई, तो एवरीवन विल बिकम एटमाइज्ड। क्योंकि जब कोई चीज सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर अगर से रहना बोल तो देयर हैज टू बी हायरार्की, है ना। अगर से हायरार्की नहीं है तो फिर वो स्ट्रक्चर वाकई नहीं रहता। एवरीवन बिकम्स इंडिविजुअल एटम्स, फ्री एटम्स। हर एक एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाटएवर ही लाइक्स, खत्म बात। कोई किसी को कंट्रोल नहीं, कोई किसी को बोलने वाला नहीं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। जबकि आपको देखो इस्लाम में क्या है, इस्लाम में इसकी स्टार्टिंग जो है हायरार्की से। इस्लाम फैमिली की हायरार्की है, कम्युनिटी की हायरार्की है, और उम्मत ऊपर तक जो है, ऊपर से नीचे तक हर लेवल पे हायरार्की है इस्लाम में। ऊपर सबसे ऊपर की हायरार्की क्या है, खलीफा की। खलीफा से लेके घर में बाप तक पूरे हायरार्की का सिस्टम बना हुआ है इस्लाम में। और इताअत करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में, कि मैं तुमको हुक्म देता हूँ जमात की, समा की और इताअत की। समा मतलब सुनने की, आई मतलब अल्लाह के रसूल हुक्म दिया कि मैं तुमको जो है ऑर्गेनाइज रहने की का हुक्म दे रहा हूँ। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। और सुनना, सुनना और ओबे करना अमीर की बात। हत्ता के आप सफर में जा रहे हैं, अगर से सफर में तीन लोग आए तो तीन में से एक को अमीर बना लो, बोले खाली तीनों पे आओ भाई, तीनों मिलके जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तीनों में से एक अमीर है ना, उसकी बात सुनना, दूसरी लोग दोनों। मामूली सफर के वास्ते भी है ये हुक्म इस्लाम में, समझा। तो ये इसके बिल्कुल खिलाफ है आज का मॉडर्न कल्चर, बिल्कुल। एंड देन नेक्स्ट इज अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम। आजकल फ्रीडम, आजादी, बहुत जबरदस्त ये जो है अट्रैक्टिव स्लोगन है आज के जमाने का। हर कोई बोलता मेरे को आजादी होना बोलता। हाँ, माँ बाप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं भाई बच्चों को, फ्रीडम ही नहीं दिए हमारे को, हम जा ही नहीं सक रहे हैं कहीं भी। हम दोस्त के पास जा रहे बोलते तो नहीं जाना बोलते, कहाँ जा रहा पूछते, रात में देर से आ तो कहीं को देर से आ रहा बोलते, वाह पीछे पड़ जाते भाई, क्या है छोड़ते नहीं। और दूसरों को, दूसरे दोस्तों को देखो, रात रात भर फिरते मस्त जहाँ बोले वहां। ये प्रॉब्लम है। एवरीवन वांट्स फ्रीडम, नोबडी वांट्स टू ओबे एनीवन, राइट। फ्रीडम होना, ना दीन की बात सुनना, ना दीन कंट्रोल करना, ना उलेमा कंट्रोल करना, ना बाबा अम्मा कंट्रोल करना घर में। कोई भी नहीं बोलना कुछ भी हमारे को, बस हम मनमानी करेंगे। इंडिविजुअल फ्रीडम, ये आज का आज की मॉडर्न वर्ल्ड व्यू का बेड रॉक है। मोस्ट एक कलमा है उसका, समझे आप, फ्रीडम, समझे आप। एज लॉन्ग एज यू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड ओबे द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात तो ओबे करना है, आप फ्रीडम की बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की गुलामी तो करना ही करना है आप। अब वंस आप गवर्नमेंट की गुलामी कर लिए तो फिर फ्रीडम है आपको, समझ गए। गवर्नमेंट के खिलाफ बोल के देखो, फिर बारह तक कितना फ्रीडम है आपका एक्चुअली। ये जस्ट एक मिराज है, फ्रीडम का जो है ना मिराज है। यू आर ओनली फ्री टू disobey God and religion and your parents, but you are not free to disobey the government. आप कॉलेज में गए, try to disobey your management and you see what happens. See what happens, freedom की बात पूरी निकल जाती फिर, right? ये जस्ट धोखा है लोगों को जो है, दीन से बेजार करने, दीन के रेस्ट्रिक्शन से बेजार करने के लिए, बदगुमान करने के लिए, ये एक फ्रीडम बोल के एक शैतान जो है सिखा दिया लोगों को एक लफ्ज, ये बोल दो तुम फ्रीडम, बस खत्म। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के जो चाहे बकवास करो, दीन के खिलाफ जो चाहे बोलो, कार्टूना बनाओ, कुछ भी करो, फ्रीडम है।
सो ये खतरनाक शैतान का जो है जाल है फ्रीडम का, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। और इसका और एक जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज इंडिविजुअलिज्म। ऑलरेडी हम डिस्कस करें कि जब हायरार्की खत्म हो गई और फ्रीडम आ गया फुल, तो पीपल विल बिकम इंडिविजुअलाइज्ड। विल बिकम लाइक मेरे को जो होना है मैं करता हूँ, मेरे को जिसमें फायदा है मैं वो करता हूँ, बाजू वाला जाओ भाड़ में, आई डोंट केयर। राइट, मेरे को एंजॉयमेंट होना, मेरे को प्लेजर होना, मेरे को फ्रीडम होना, मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना किसी के तरफ से भी, और मेरे को किसी की कोई हेडेक नहीं होना। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन। इस वास्ते बच्चों को जो है डे केयर में छोड़ देते, अम्मा बाबा को बुढ़े जो है ओल्ड एज होम में छोड़ देते। राइट, डोंट वांट एनी रेस्ट्रिक्शंस। इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस और इसके बाद में फिर क्या है, चेंजिंग जेंडर रोल्स, फेमिनिज्म। जो अल्लाह ताला जो है नेचुरल लॉज बनाया, मेल बनाया, फीमेल बनाया, और उन लोगों के अपने अपनी जो है हुदूद अल्लाह ताला रखा, उन लोगों के अपने अपने नेचुरल रोल्स दिया अल्लाह ताला उन लोगों को, अपनी बॉडी के लिहाज से, अपनी साइकोलॉजी के लिहाज से, अपने पावर के लिहाज से, अपने उन लोगों के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के लिहाज से। मेल्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के अंदर। राइट, तो ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैव बीन डिटरमाइंड throughout history based upon their biology, based on their psychology and physiology, and nobody can deny it. But आज का मॉडर्न शैतानी कल्चर क्या बोलता है? नो, एवरीवन इज इक्वल, मेल इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल इज इक्वल टू मेल। सबको सोशली पॉलिटिकली भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए। एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल ड्यूटीज, इक्वल वर्क। एवरीवन शुड बिहेव, मतलब बेसिकली दे वांट the females to mimic males. फेमिनिज्म क्या करता, आज मॉडर्न वेस्टर्न जेंडर रोल्स क्या सिखाते कि फीमेल्स को अपनी फेमिनिटी छोड़ के, अपनी जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स है, अपनी फेमिनाइन जो स्पेशलिटीज है, अपने फेमिनाइन रोल्स है, उनको छोड़ के या उनको कम करके यू ट्राई टू डू व्हाट मेल्स आर डूइंग। मेल्स बाहर फिरते, तुम भी बाहर फिरो। मेल्स डोंट कवर देयर बॉडी फुली, so females also should not have parda. Males are working, females also should come and work like males normally in every field, in every branch, हर जगह फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, हर जगह पे, in every field there should be no difference। जो मेल कर रहा वो फीमेल करना, that is equality, that is freedom, that is empowerment। मतलब बेसिकली इतना जबरदस्त धोखा है ये औरतों को जो है धोखा देने के लिए, कि आप अपनी फेमिनिटी छोड़ दो, अपनी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलिटी छोड़ दो, और वो करो जो मेल्स करते। आप मेल्स कैसे बनने की कोशिश करो, उसी में आपका एम्पावरमेंट है, उसी में आपका फ्रीडम है। मतलब दे ट्राई टू शो दैट फीमेल्स आर समहाउ inferior, feminine roles are somehow inferior। If a female sticks to being a female and her roles and her natural roles, then she is something inferior। she should try to behave like a male, then only she is empowered। ये जबरदस्त धोखा है, जबरदस्त धोखा है। इसके तरफ से सोसाइटी पूरी टॉपसी टर्वी हो गया आज। और ये जो इंडिविजुअलिज्म और अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम और ये चेंजिंग जेंडर रोल्स की तरफ से हुआ, ये अल्टीमेटली इट लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक डाउन हो जा रहा है आज। आप देखिए, इवन वेस्ट में तो खैर उसके अल्टीमेट एग्जांपल्स वेस्ट में दिख रहे हैं आपको, कि आज आप स्टैटिस्टिक्स ये है कि मोर देन 50% ऑफ द currently born children in west, they don't know who their fathers are। right, they don't know who their fathers are। सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड्स बहुत कॉमन हो गए। लोग जो है शादी नहीं कर रहे, लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया वेस्ट में। शादी करे भी तो शादियां टिकते नहीं, डिवोर्स रेट्स है। राइट, और आप अगर से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर, हैदराबाद में भी अगर से आप देखेंगे तो सम ऑफ दीज इम्पैक्ट्स have are seen now also। आप देखिए स्लोली एंड स्लोली डिवोर्स रेट्स बढ़ जा रहे हैं यहाँ भी, है ना। डिवोर्स रेट्स आर इंक्रीजिंग, शादी लेट हो रही लोगों की बहुत।
पहले लोग शादी जल्दी करते थे, आजकल शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लोगों को, फर्टिलिटी रेट कम हो जा रहा। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए उम्मत को कि तुम लोग जो है ज्यादा तादाद अपनी जो है पैदा करो, राइट, ताकि क्योंकि मैं अपनी उम्मत की ज्यादा तादाद के ऊपर मैं फख्र करूंगा क़यामत के दिन वाले दूसरे नबियों के ऊपर, राइट। इस्लाम एक्चुअली एनकरेजेस हैविंग मोर चिल्ड्रन, जबकि मॉडर्न कल्चर इट एनकरेजेस किलिंग योर चिल्ड्रन। अबॉर्शन क्या है? इट्स किलिंग योर चिल्ड्रन। अबॉर्शन को फ्रीडम बोल के जो है, औरतों के फ्रीडम के नाम पे जो है अबॉर्शन को पॉपुलराइज कर रहे हैं आज। इंडिया में भी कॉमन हो रहा है अबॉर्शन। स्लोली स्लोली अबॉर्शन के लॉस को जो है लोग एमटीपी एक्ट को जो लिबरलाइज कर दिए बहुत। नाउ एनीवन कैन जस्ट गो एंड वॉक इन एंड गेट अबॉर्शन डन, इतना इजी कर दिया आजकल, राइट। सो बेसिकली फैमिली स्ट्रक्चर को पूरा खत्म कर दे रहे हैं, लूजन कर दे रहे हैं। आज पहले लोगों को दे यूज्ड टू हैव बिग फैमिलीज, दे यूज्ड टू हैव people their relationships used to be very strong with their parents, with their siblings and their cousins, aunts, uncles, second cousins। मेरे को याद है हमारे बचपन में इवन सेकंड थर्ड कजिन्स के रिश्तेदार भी जो है आते थे घरों को, हमारे हमारे पेरेंट्स के सेकंड थर्ड कजिन्स भी आते थे घरों में रेगुलरली। दे यूज्ड टू कम एंड मीट, दे यूज्ड टू नो ईच अदर वेरी वेल, एक दूसरे के मसाइल जानते थे, दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर। बट आज देखिए आप, है ना, we have become totally cut off, individualized, isolated, nuclear families, small nuclear families, isolated in apartments, khatam। आज बाजू कौन जी रहा कौन मर रहा nobody knows। खानदान में कौन है, किधर है, कौन किसके बच्चे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, किसको क्या मसाइल है, किसकी मदद करना है, कौन ज़कात का मुस्तहिक है जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ। नो नीड टू नो, मालूमात करने का किसी को होश भी नहीं है, किसी को ताल्लुक ही नहीं है किसी से। फैमिली सिस्टम पूरा लूज हो गया, खत्म। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इवन ये जो फादर मदर का जो न्यूक्लियर फैमिली वो भी खत्म हो जाती है, वेस्ट में हुई ना, वो भी खत्म हो जाती है। वो भी हो रहा है भी आजकल, आप देखिए, आप डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं तो सिंगल मदर्स बढ़ेंगे, तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज बढ़ेंगे। इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट रहता है सोसाइटी के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर। जो ड्रग्स और क्राइम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटीज, ये जितने भी जो कॉमन चीजें इन लोगों में रहते, अनस्टेबल फैमिलीज में रहते, वो स्टेबल फैमिलीज में नहीं रहते जनरली। सो एंड देन कंज्यूमरिज्म, एवरीथिंग यू नीड, यू डोंट, वॉट एवर यू डोंट नीड ऑल्सो आपको खरीदने पे मजबूर किया जाता थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल डिमांड। आप ख्वाहिशात को उभार, जरूरत नहीं फिर भी खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, ये खरीदो। आपके पास आईफोन का पुराना मॉडल है, अब नया मॉडल आ रहा, वो खरीदो। सैमसंग 23 है, 24 खरीदो, 25 खरीदो, राइट। दो कैमरे, तीन कैमरे, चार कैमरे, नो लिमिट। 10 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, अरे देर इज नो लिमिट टू इट, है ना, देर इज नो लिमिट टू इट। कंज्यूमरिज्म, बिल्कुल हर चीज, जो चीज की जरूरत भी नहीं है लोगों को खरीदने पे मजबूर किया जा रहा, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के जरिए से। दिस इज द मिराज ऑफ चॉइस। आपको ये दिखाया जाता कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास बहुत चॉइस है, आप लो अपनी ख्वाहिश को पूरी करो, उससे आपको हैप्पीनेस मिलता, सुकून मिलता, खुशी होती, यू विल बी फुलफिल्ड, राइट। ये आपको एक ड्रग की तरह जो है आपके आपको दिया जाता है चीज, ताकि आप अपने जो है मेहनत से कमाई हुई चीज को जो है इन लोगों को, एक कॉर्पोरेशन को पालने में लगाएं, उनकी गुलामी में लगे। और अल्टीमेटली ये नफ्स की गुलामी है बेसिकली। बेसिकली आपके नफ्स को इतना मोटा कर देते हैं कि आपके नफ्स की गुलामी करने में आप जो है मजबूर हो जाते हैं, और आपके नफ्स को उभारने के लिए जितनी भी चीजें हैं उसको जो है इंकरेज करते रहते हैं। वैसे फिर एंटरटेनमेंट, सो ये
नेक्स्ट जो है ये कि एंटरटेनमेंट को जो है कॉमनाइज कर दिए, इतना कॉमनाइज कर दिया कि सोसाइटी का बल्कि ह्यूमन लाइफ का एक सेंट्रल पिलर बन गया एंटरटेनमेंट आज दुनिया में लोगों के लाइफ का। जैसा खाना कमाना इंपॉर्टेंट है वैसे ही एंटरटेनमेंट भी कॉमन इंपॉर्टेंट बन गया लोगों के जहनों में आज। जबकि इस्लाम में एक लिमिटेड उसकी जगह है, थोड़ी देर आप तफरी करना है, कोई चीज अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक होना है कोई चीज से, तो एक लिमिटेड हद तक है, उसकी एक लिमिट से इस्लाम में। उससे हटके आज मॉडर्न वेस्टर्न आइडियोलॉजी के अंदर एंटरटेनमेंट बिकम द सेंटर स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस। जिंदगी का मकसद ही एंटरटेनमेंट बन गया लोगों के। लोग जो है आज 5 दिन जो है मेहनत से कमाते हैं वेस्ट में, ताकि वीकेंड पे जो है फुल एंजॉय करें, पब्स में जाएं, शराब पिए, फुल गुनाह करें, एंजॉय करें बस। राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। सो ये मॉडर्न कल्चर के जो इम्पैक्ट्स जो है ना, ये चीजें हैं। अब इसमें हम अगर से इफ यू गो टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इफ यू गो टू पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, इफ यू गो टू अदर फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट्स एंड ऑल, इसकी बहुत और लंबी डिस्कशन होती। बट आई थिंक दिस इज एनफ, राइट, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कैसा अब हमारी सोसाइटी के अंदर मॉडर्न वर्ल्ड व्यू का इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा, और उसको हम उससे बचना क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो कितना हमारे मजहबी थिंकिंग के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया, हमारे खुद की पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ के अंदर कितना इसका इम्पैक्ट है ना। तो जब तक ये चीजों को समझेंगे नहीं और उसको डायग्नोज नहीं करेंगे और उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होते। इसके बरक्स जो इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता इन पूरे चीजों के अंदर, इन पूरे एस्पेक्ट्स के अंदर इस्लाम का क्या गाइडेंस है और कैसा उसको हम आगे लेके चलना है, वो चीजों को जो है हमको जानना पड़ता। वी हैव टू नो अबाउट दिस थिंग एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। और ये पूरी चीजों का जो अल्टीमेट क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, उसके 3 कॉन्सिक्वेंस है खाली। एक तो एक या तो जो सोसाइटी ये चीजों के ऊपर ये चीजों की शिकार होती, ये पूरे चीजों से इम्पैक्ट होती सोसाइटी, तो वो उसके अंदर या तो है कि इट विल रिफॉर्म इट्स रिलीजन, अपने मजहब को बदल लेता हूँ, जैसा यूरोप करा आज। यूरोप क्या करा, क्रिश्चियनिटी को जो है पूरा चेंज कर दिया। एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखे वो लोग, एवरीथिंग इज अलाउड। आप सिर्फ बोलोगे आई बिलीव इन जीसस, खत्म बात। तो कंप्लीट एंड थरो रिफॉर्म ऑफ रिलीजन ये हो जाता। यानी आप अगर से मुसलमान ये काम करेंगे तो अल्टीमेटली दे नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट जस्ट सम बिलीफ इन गॉड एंड देन बिलीफ एंड सम नमाज एंड रोजा, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई चीज बाकी नहीं बचती आप। और सेकंड, या तो क्या होता नेक्स्ट, उसका स्टेप क्या होता, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब लिमिटिंग रिलीजन टू योर ओन पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल लाइफ। सोसाइटी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, आपके मेडिकल प्रैक्टिस में, कहीं पे भी जो है रिलीजन का कोई गाइडेंस नहीं रहना, कोई दखल नहीं रहना, वहां पे मनमानी होना बस, ये हो जाता। एंड ये हो रहा आजकल प्रैक्टिकली मुस्लिम कंट्रीज में, पूरा ये आज सेकुलरिज्म है बेसिकली। और थर्ड, इसका जो थर्ड अल्टीमेट स्टेज है, जब कोई भी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक 2-3 जनरेशन में ये चलेगा ना, सेकुलरिज्म और रिलीजियस रिफॉर्म, तो उसका अल्टीमेट जो होता वो जो है, जो वेस्ट यूरोप में आज हो रहा, दैट इज एथिज्म। आज यूके में जो रिसेंट जो सर्वेज है उसके बारे में, ये उसके ताल्लुक से मालूम होता हमको कि कितने लोग क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते, बोलते देर आर मोर एथिस्ट देन क्रिश्चियंस इन यूके नाउ। समझे आप? हालांकि ऑफिशियली यूके इज क्रिश्चियन कंट्री ऑफिशियली, लेकिन लोगों के जो पब्लिक है दे हैव बिकम एथिस्ट्स। बिकॉज आप देखिए, इफ यू कैनॉट बिलीव इन ए गॉड हु गाइड्स यू इन एवरीथिंग, देन व्हाई यू बिलीव इन सच अ गॉड। जब आप ये सोच रहे हैं गॉड का मतलब सिर्फ मजहब मस्जिद की हद तक है, और सिर्फ जो है दीन का मतलब सिर्फ जो है नमाज की हद तक है, और अपनी पर्सनल लाइफ के थोड़ा सा कल्चरल चीजों की हद तक है, पर्सनल लाइफ में, अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, सोसाइटी के अंदर कोई गाइडेंस ही नहीं है उसका, तो फिर स्लोली यू फील दैट डजंट मैटर इफ यू बिलीव और नॉट। उसकी कोई अहमियत ही नहीं समझ रहती दिमाग में इंसान। तो जब अहमियत ही नहीं रहती है, और जब दूसरे चीजें साइंस का उसके अंदर ये आ गया कि साइंस ट्रूथ है
और मॉडर्न कल्चर जो है ट्रूथ है, और फ्रीडम होना मेरे को हर चीज में, अपने डिजायर्स अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना है, और लोग जो कर रहे हैं वो करना है, प्रोग्रेसिज्म है, प्रोग्रेस होना है, सोसाइटी आगे बढ़ना है हर चीज में, दिन में भी जो है चेंजेस आना है जमाने के लिहाज से। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गए तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो दीन को छोड़ देता हूँ खत्म। भाई फायदा नहीं, भाई फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ बिलीविंग सच ए गॉड बोलता हूँ। अब जो बिल्कुल ब्लाइंड बिलीफ रखते हैं वो लोग जो है रखते हैं खाली, दिल हैव सम कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ भाई, जी अब जैसा कि अक्सर यहाँ पे इंडिया में देखते हैं हम, जो गैर मुस्लिम इंडिया के मेजोरिटी क्या करते हैं, वो लोग मंदिर को चले आते, कल्चरल थोड़ा बहुत कर देते, पंडित को बुला लेते, थोड़े मंत्र पढ़ लेते, खत्म, उसके बारे में जो चाहे करते जिंदगी में। राइट, उनके ब्लाइंड बिलीफ रखता है वो लोग ना भाई। लॉजिक की बात नहीं करना बोलते दीन में वो लोग, ना लॉजिक की बात करना, ना इंटेलेक्ट की बात करना, कुछ भी बात नहीं करना बस, क्योंकि छेड़े तो फिर खत्म हुआ था वो। लॉजिकल इंक्वायरी शुरू करे तो इट विल कोलैप्स। दे डोंट वांट टू लूज इट, क्योंकि दैट गिव्स देम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। दे डोंट वांट टू लूज इट। तो अल्टीमेटली ये हुआ था, या तो लोग एथिस्ट बन जाते, या नहीं तो ब्लाइंड बिलीफ थोड़े बहुत कर लेते बस। अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये मुसलमानों में भी ये चीज शुरू हो गई। अब तुर्की में देखिए, ट्यूनिशिया में देखिए, जो वेस्टर्न अफ्रीका है, यहाँ पे फ्रेंच रूल हुआ, वहां पे एथिस्ट की तादाद काफी है मुसलमानों में भी, कम्युनिस्ट। बिकॉज उन लोगों को जो है, दे डोंट फील, अब जब मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू पूरा छा गया कम्युनिटी के ऊपर, पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूरा, तो रिलीजन डजंट मेक एनी सेंस आफ्टर दैट। तो ये हमको जानना जरूरी है, और कुरान के जरिए से, अहादीस के जरिए से, सुन्नत के जरिए से हमको ये समझना जरूरी है कि इस्लाम का वर्ल्ड व्यू क्या है, कैसा है, और हमको जो है कैसा उसको अपनाना है, कैसा अब ये डाउट्स हमारे क्लियर होना है, और कैसा है ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के जो इन्फेक्शन से हम अपने आप को कैसा जो है दूर करना है, इसके एलिमेंट्स को कैसा अंदर से निकालना है अपने, इसके ऊपर वर्क करना पड़ता। इसके लिए यू विल हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड। और इंशाल्लाह हम लोग कमिंग सेशंस के अंदर विल ट्राई टू डू दिस इंशाल्लाह। ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू को और डेप्थ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, इसके इंटेलेक्चुअल बेसिस क्या है, फिर इसका रेशनल बेसिस क्या है। इंशाल्लाह विल डू इट स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। आप लोगों को जो भी चीजें समझ में नहीं आए, आप लोग पूछिए प्लीज। अब नहीं, बाद में आई सजेस्ट यू दैट आप जाके जो है, जो लास्ट के मेरे 2 लेक्चर है लास्ट के, वो जरा प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए। लास्ट का लेक्चर वर्ल्ड यूज के बारे में था, और उससे पहले का लेक्चर रिलीजियस नॉलेज हासिल करने का सही तरीका क्या है वो था। आप 9 और 10 सुन लीजिए, सेशन 9 सेशन 10। तो ये 2 सुन ली तो इंशाल्लाह आप लोगों को यू विल गेट मोर थिंग। फिर आज का भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इंशाल्लाह बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। तो इंशाल्लाह इट विल बी मोर इजीली ग्रास्प्ड फॉर द कमिंग सेशंस इंशाल्लाह। कि अल्लाह से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي زدني علما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. या अल्लाह हम सबको दीन की सही इल्म, सही फहम अता कीजिए, दीन की सही समझ अता कीजिए। या अल्लाह हम सबको इस्लाम का सही वर्ल्ड व्यू समझा दीजिए, और हमको फॉरेन और वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू से हमको बचा लीजिए या अल्लाह। या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचाइए, तमाम बुराइयों से बचाइए, तमाम गलत ख्यालात से बचाइए, तमाम गलत ख्वाहिशात से बचाइए, तमाम बुरी हैबिट से, आदतों से बचाइए। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, उम्मत के तमाम इनफरादी इज्तिमाई मसाइल को हल कर दीजिए, पूरी उम्मत के हिदायत के जरिया बना दीजिए आप या अल्लाह। पूरी उम्मत के लिए हिदायत का आप सामान बना दीजिए या अल्लाह। पूरी उम्मत के लिए हिदायत के फैसले फरमा दीजिए या अल्लाह। या अल्लाह हम सब के मसाइल को हल कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।